चलो हम शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजय और साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी की कोशिश ये करना है कि यहीं याद हो खिलजी की विजय व साम्राज्य विस्तार। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों में उत्तर और दक्षिण क्रम में, साथ में हम उसके विद्रोहों की बात करेंगे, उसके काल में कौन कौन से विद्रोह हुए, साथ में मंगोल आक्रमणों की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण उसी के काल में होते हैं और साम्राज्यवाद की एक शुरुआत इसी के काल में। हालांकि सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार वो तो होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय, लेकिन एक सबसे ज़्यादा जिसने दिल्ली सल्तनत के अधीन, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद की शुरुआत करने वाला सबसे पहले यही शासक है। तो पहले इसकी विजयों को हम दो क्रमों में विभाजित करेंगे। एक उत्तरी भारत विजय, अच्छा, चाहे उत्तरी भारत हो चाहे दक्षिण भारत विजय, इसकी विजयों की जानकारी का मुख्य स्रोत है अमीर खुसरो। बर्नी बाजार नियंत्रण की जानकारी देता है। बात समझ में आ रही है? बर्नी है वो बाजार नियंत्रण की जानकारी देता है। अमीर खुसरो इसके कई अभियानों में इसके साथ भी था और अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खज़ाइन उल फतूह में इसके अभियानों का वर्णन किया है। अब देखो, क्रम से आपको याद करने हैं किस विजय के बाद कौन सी, और इसी वजह से याद रहेगी। जैसे साम्राज्य विस्तार के लिए प्रथम विजय है वो है इसकी सबसे पहले गुजरात विजय। अब तो गुजरात विजय में याद क्या करना है आपको? पहली बात, गुजरात विजय कब की? तो 1299 में। 1299 में यहाँ से शुरुआत करता है ये। 96 में शासक बनता है, 99 में साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब 99 में साम्राज्य विस्तार प्रारंभ करता है तो सबसे पहली विजय है गुजरात। पहले हमें ये पता हो कि उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो गुजरात का शासक था कर्ण बघेल और इस अभियान में इसकी सेना का नेतृत्व, आपको 3 सेनापतियों के नाम याद रखने हैं, उल्लूग खां, नुसरत खां और जो मंगोल नेता था, नव मुसलमान नेता था, सेनापति था मोहम्मद शाह। ठीक है, तो उल्लूग खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह है, इन 3 के आप नाम याद रखोगे, उल्लूग, नुसरत और मोहम्मद शाह है। अब इस आक्रमण में क्या हुआ कि ये कर्ण बघेल पराजित हो गया। तो कर्ण बघेल बचने में पराजित तो हो गया, लेकिन ये बचने में सफल रहा। ये और इसकी पुत्री जिसका नाम था देवल देवी, ये देवल और कर्ण बघेल दोनों चले गए कहाँ? देवगिरी। ये दोनों तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की शरण में चले गए और इसकी पत्नी, कर्ण की पत्नी थी कमला, कर्ण की पत्नी कमला, ये आक्रमणकारियों के हाथ लग गई। इसे दिल्ली ले जाया गया जहाँ अलाउद्दीन ने इससे निकाह कर लिया। ठीक है, बस ये बात गुजरात के संदर्भ में। इसी विजय के बाद इन्हें वो मलिक काफूर नाम का सेनापति मिला था और ये बस ध्यान ये रखना है कि ये प्रथम विजय है। कब है? 1299 में। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में दूसरी विजय के क्रम में आपको याद रखना है रणथंभौर। रणथंभौर विजय उत्तरी भारत में बात करें तो यह है 1301 में। रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। अच्छा, यहाँ आपको देखो एक थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है, उत्तर भारत विजयों का अलाउद्दीन का मुख्य कारण था साम्राज्यवादी नीति, जबकि दक्षिण भारत की विजयों का मुख्य कारण था आर्थिक। आर्थिक का मतलब धन की प्राप्ति। ठीक है, तो यहाँ साम्राज्य विस्तार, इस रणथंभौर विजय का मुख्य कारण साम्राज्य विस्तार था और तात्कालिक कारण ये जो मोहम्मद शाह था ये इसकी शरण में चला जाता है, यहाँ से लूट का माल लेकर। इसके अलावा इस अलाउद्दीन की एक पत्नी मराठा बेगम थी, एक बड़ी सारी बेगम ही, आप शायद गिनता गिनता आगता जैसा। ठीक है, तो एक मराठा बेगम, आपको गिननी नहीं है वैसे, तो एक मराठा बेगम थी चिमना, उसके और मोहम्मद शाह के प्रेम संबंध थे। जब ये बात उजागर हुई तब ये धन लेकर भागा और हमीर की शरण में चला गया। ठीक है, तो परिणामतः अलाउद्दीन ने यहाँ आक्रमण किया, वो तात्कालिक कारण था, मुख्य कारण साम्राज्य विस्तार की नीति था। तो यहाँ इन्हीं दोनों सेनापतियों को भेजता है, उल्लू खां और नुसरत खां। तो
तो परिणामतः यहाँ मुख्य सेनानायक कौन रहेंगे? वही व्यक्ति, उल्लुग और नुसरत। अब यहाँ नई बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस अभियान के दौरान ये नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, तो नुसरत खां रणथंभौर अभियान में मारा जाता है, जो अलाउद्दीन का भतीजा रहता है नुसरत जलसेरी नाम से, और उसे नुसरत खां की उपाधि देता है ये अलाउद्दीन खिलजी। उल्लू खां उसका भाई है। रणथंभौर विजय के दौरान हमीर तो मारा जाता है, हमीर की पत्नी है रंग देवी, वो जोहर करती है। तो ये फारसी या मुस्लिम साहित्य में उल्लेखित पहला साका या पहला जोहर है जो 1301 में रणथंभौर में होता है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, रह जाएगी शायद मेरे ख्याल से। चलो आगे बात करें हम तीसरे अभियान के क्रम में चित्तौड़। देखो हम क्रम लें तब, क्रम की बात तो यहाँ पर 1303, और यहाँ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। और यहाँ देखो मुख्य कारण तो वही साम्राज्यवादी नीति, तात्कालिक कारण है पद्मिनी प्रकरण। रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा अलाउद्दीन प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो बड़ी सारी रानियां का मायने इन भी एक बनाना चाहो लेकिन सफल को नहीं हो। यहाँ पद्मिनी जोहर करती है, वो चित्तौड़ का पहला साका होता है इस समय। और ये जो पद्मिनी प्रकरण है इसका पहला उल्लेख करता है मलिक मोहम्मद जायसी, जो जायसी की पुस्तक है 1540 में शेर शाह सूरी के समय। ठीक है, जो पद्मावत नाम से लिखता है जायसी। चलो खैर, तो रावल रतन सिंह यहाँ का शासक था। नेतृत्व यहाँ स्वयं अलाउद्दीन है, क्योंकि मामला पद्मिनी का है तो खुद अलाउद्दीन आया है। यहाँ पर नेतृत्व करता कौन है? स्वयं अलाउद्दीन। ठीक है, तो इन 3 अभियानों में यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में मालवा विजय के क्रम में 1305 शासक था महलक देव का प्रधानमंत्री था हरनंद, जिसे कोका प्रधान। आप साथ में नाम याद रखोगे, हरनंद कोका, ऐसे याद रखोगे हरनंद कोका। ठीक है, क्योंकि प्रधान तो प्रधानमंत्री था ना, तो हरनंद कोका उसको, ताकि आपको याद रहे कि कोका प्रधान के नाम से कौन प्रसिद्ध था? हरनंद। ऐसे नाम याद रखोगे तो हरनंद कोका। तो ये हरनंद था कोका प्रधान के नाम से, ये तो था प्रधानमंत्री वजीर, और ये कौन है? राजा महलक देव। यहाँ अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व करता है मुल्तानी, आइनुल मुल्क मुल्तानी। तो याद करते समय देखो, मालवा महलक देव मुल्तानी, तो शायद ये जीवे से याद हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत। सन तो आपको याद होंगी, सन तो भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये पता रहेगा इन राज्यों का क्रम, तो सन में आपके समस्या नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में मालवा के बाद में अगली हम चर्चा करें सिवाना। अब सिवाना पर अभियान 7 में भेजता है, जीता 8 में। तो मैं लिखते समय क्या करता हूं? 1307-8। हालांकि विजय है वो 8 में, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 7-8 में सिवाना का था शीतल देव। जैसे देखो, मालवा का महलक देव, सिवाना का शीतल देव, याद रखने में भी इजी हो जाएगा। पहले ये शीतल देव जो कानड़ देव का भतीजा ही था, ये सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग का प्रवेश द्वार था। तो जालोर विजय का ये एक चरण है, ये सिवाना विजय। ठीक है, शीतल देव था। यहाँ अलाउद्दीन का जो सेनापति आता है उसका नाम रहता है कमालुद्दीन गुर्ग। तो ये कमालुद्दीन इसको जीत लेता है सिवाना को, शीतल देव मारा जाता है। ठीक है, और यहाँ इस दुर्ग का अलाउद्दीन सिवाना का नाम बदल कर क्या कर देता है? खैराबाद। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर इसके बाद में अगली विजय के क्रम में आता है जालोर विजय, और वो आ जाएगी 1311। तो उत्तर भारत की ये अंतिम विजय मानते हैं हम, जालोर विजय। जालोर का शासक कौन था? कान्हड़ देव भी चौहान था। कान्हड़ देव सोनगरा बोलते हैं, क्योंकि जालोर की चौहान शाखा सोनगरा कहलाती थी। ठीक है, और यहाँ अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व एक तो मलिक नायब और एक धाय रहती है गुल बहिस्त। तो ये अलाउद्दीन का एकमात्र ऐसा सैन्य अभियान है जो कोई महिला भी नेतृत्व करती है। इसके अलावा कान्हड़ देव एकमात्र उत्तर भारत का शासक है जो दिल्ली दरबार में उपस्थित होता है, क्योंकि यहाँ देखो एक कारण आता है फिरोजा प्रकरण। फिरोजा अलाउद्दीन की पुत्री थी, और वो इस कान्हड़ देव के बेटे
वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रसंग आता है और वीरमदेव उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, तो परिणामतः ये भी एक आक्रमण का कारण माना जाता है, उसे बोलते हैं फिरोजा प्रकरण, ठीक है। तो यहाँ वो भी कारण है, फिरोजा प्रकरण भी, और ये फिरोजा की धाय गुल बहिस्त यहाँ नेतृत्व करती है। तो ये एकमात्र महिला जो अलाउद्दीन की सेना के साथ सैन्य अभियान में नेतृत्व के लिए जाती है। कहा यह जाता है कि कानड़देव पराजित हो जाता है, मारा जाता है, उसका बेटा वीरमदेव भी मारा जाता है, और वीरमदेव का सिर लेकर ये फिर गुल बहिस्त उस फिरोजा के पास जाती है, और फिरोजा उसको लेकर यमुना नदी में सती हो जाती है। ऐसा कुछ प्रसंग आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कानड़देव उत्तर भारत का ऐसा शासक था जिसने दिल्ली दरबार में भाग लिया था। तो ये उत्तर भारत विजय हैं। इनमें से अधिकांश आपको इसलिए याद हैं कि राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान के संदर्भ में आप पहले पढ़ चुके हो तो याद है। अब क्रम में देखो, 99, अब 1300 छोड़ दिया 1, 2 छोड़ दिया 3, 4 छोड़ दिया 5, 6 छोड़ दिया 7, फिर ये 11। देखो पहला अभियान 9-9 में, तो लास्ट वाला 1-1 में। शायद मेरे ख्याल से उत्तर भारत आपको विजय सन याद हो गई होंगी, शासक शायद सबके याद हैं, बिना देखे अब बता सकते हो। और कोई नहीं बता सकता है तो उसको आज शाम तक ये याद करने हैं, ठीक है। ये बात रही उत्तरी भारत की। अब तत्काल हम बात करें दक्षिण भारत विजय की, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत विजय। देखो दक्षिण भारत में कुछ आपको थोड़े से अलग तरीके से, जैसे आपने याद किया उसको थोड़ा सा चेंज का मतलब बता रहा हूँ पहले कैसे क्या करना है। पहली बात, उत्तरी भारत विजयों का मुख्य उद्देश्य अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, दक्षिण भारत का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति यानी आर्थिक कारण था, ठीक है। और दक्षिण भारत विजयों की जानकारी भी अमीर खुसरो से मिलती है, मुख्य स्रोत, बाकी और भी स्रोत हैं लेकिन मुख्य स्रोत क्या है, अमीर खुसरो, खजाइनुल फतुह या तारीख अलाई, ठीक है। अब यहाँ देखो मुख्य सेनापति भी अमीर खुसरो ही रहेगा, केवल अलाउद्दीन का जो दक्षिण में अलाउद्दीन के काल का पहला अभियान है उसका अमीर वो मलिक काफूर नहीं रहेगा, उसका रहेगा मलिक छज्जू, नाम तो मलिक ही है, मलिक छज्जू, और वो विफल रहेगा, काफूर नहीं है इसीलिए विफल रहेगा वो। तो आप देखो इसको ऐसे याद करोगे। पहली बात देखो, दक्षिण भारत पर सल्तनत काल में पहला आक्रमण वो होता है जलालुद्दीन के समय में, करने वाला कौन है, अलाउद्दीन। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण करता है, वो दक्षिण भारत पर सल्तनत काल का पहला आक्रमण होता है, अलाउद्दीन करता है। उसके बाद ही अलाउद्दीन राजा बनता है। आक्रमण तो अलाउद्दीन ने किया था लेकिन उसका सेना वो जो राजा था वो उस समय वो कौन था, जलालुद्दीन, इसलिए वो जलालुद्दीन के समय था। फिर अलाउद्दीन के समय पहला आक्रमण है वो होता है, देखो एक एक करके हम बात करें, पहले मैं सन के हिसाब से बात कर लूँ या एक सूत्र के हिसाब से याद करें। उससे पहले सबसे पहले वारंग, इसका क्या नाम, तेलंगाना का शासक रहता है प्रताप रुद्र देव, तेलंगाना, और यहां आक्रमण करता है 1303 में, ठीक है। और यहां का शासक रहता है प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव ये द्वितीय था, ठीक है। और यहां जो नेतृत्व करने वाला सेनापति है उसका नाम है मलिक छज्जू। ये वही मलिक छज्जू है जो मुल्तान भेज दिया जाता है, जलालुद्दीन के समय विद्रोह करता है तब, ठीक है। तो ये छज्जू जो मुल्तान चला जाता है, कड़ामानिकपुर का सूबेदार रहता है, अलाउद्दीन को फिर कड़ामानिकपुर का सूबेदार बनाया जाता है। ऐसी बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं जलालुद्दीन के समय। तो ये नेतृत्व करता है लेकिन ये पराजित हो जाता है, ये प्रताप रुद्र देव इसको पराजित कर देता है। ये पहला अभियान है लेकिन पहला विफल अभियान है। तो अलाउद्दीन का दक्षिण पर पहला अभियान विफल रहा था। बात समझ आ गई यहाँ पर? ये बात ध्यान रखनी है जो तेलंगाना पर है। और इसी का तेलंगाना की राजधानी क्या थी? वारंगल, ठीक है। तो यहाँ वारंगल भी नाम आ सकता है, वारंगल या तेलंगाना पर पहला आक्रमण था जो 1303 में था। अब पहला सफल, 3 को डबल करो। अब यहां से आपको एक सूत्र, क्योंकि अब विजयों का क्रम चलेगा, ये तो विजय नहीं है, ये तो आक्रमण किया था, तो आपको एक ध्यान रखना है, देते हो। दे का मतलब देवगिरी, ते का मतलब
तेलंगाना। अभी चर्चा कर रहे हैं। हो का मतलब होयसल, होयसल, ठीक है, ये कर्म। और फिर देते हो, लास्ट में होगा पांडे राज्य, ये विजय। फिर देवगिरी को वापस जीतेगा, देवगिरी को वापस जीतेगा, देवगिरी। ये छोटी बड़ी मात्रा आप देख लेना, शायद यहाँ छोटी मात्रा आती है, हाँ, तो आप देख लेना इसको। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देवगिरी को जीतता है, ठीक है। तो देवगिरी पर आक्रमण। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि 1306 लिख लिया। पहले मैं सन बताता हूँ याद करने का तरीका। अब ये 6 पड़ा है तो इसको खड़ा कर दो, तो 1309। अब लगातार चलो, 1310, फिर 1311, फिर 1312, याद हो जाएंगे सही भाई सीक्वेंस। यहाँ देवगिरी को देवगिरी पर पहले दोनों सबसे पहले अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था जलालुद्दीन के समय, उसमें भी 6 था, ठीक है। वो 6 में आक्रमण हुआ था, तो 6 में आक्रमण हो गया, यानी 96 में। अब ये कब होगा? 6 में। और फिर लास्ट वाला होगा वो 12 में, ठीक है। और लास्ट वाला फिर जब देवगिरी को मिलाया जाएगा वो होगा 18 में। बात समझ आ रही है? देवगिरी को वो मिलाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आएगा, वो देवगिरी को सल्तनत का हिस्सा बनाएगा। ये तो सिर्फ जीतता है, धन वसूल करता है, अधीनता स्वीकार करवाता है, साम्राज्य में नहीं मिलाता है। अलाउद्दीन ने दक्षिण के किसी भी राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, ये बात याद रखनी है। जीतता है लेकिन अधीनता स्वीकार करवा लेता है। अब देखो, सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया। पहले आपको याद ये रखना है कि देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, जो यादव वंश का था, ठीक है। और इस समय अच्छा सेनापति, अब सभी अभियानों का जो सफल है एक ही व्यक्ति रहेगा, कौन? मलिक काफूर, मलिक काफूर सभी का सेनापति। मलिक काफूर के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो सभी का सेनापति एक ही व्यक्ति रहेगा, मलिक काफूर। रामचंद्र देव पराजित हुआ। और ये आक्रमण क्यों किया, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताता हूँ। यहाँ पर शुरुआत इससे क्यों की, देखो पहले 96 में जीता था तो बड़ी मात्रा में धन मिला था, तो परिचित जगह थी, इसका मतलब यहाँ दोबारा अपरिचित पर आक्रमण किया तो पराजय मिली थी, तो पहले एक बार दोबारा विजय परिचित जगह ही की जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसको पहले पराजित कर चुका है। दूसरी बात कि अलाउद्दीन की एक पत्नी कमला देवी, ठीक है, तो वो कमला देवी उसकी बेटी, वो ये अपनी बेटी से मिलना चाहती है। उसकी बेटी कौन थी? देवल। और वो देवल कहाँ आ गई थी? इस देवगिरी राज्य में, ठीक है। तो वो उससे मिलना चाहती थी, ऐसा बताते हैं कुछ स्रोत। तो परिणामतः मलिक काफूर को भेजा और मलिक काफूर ने रामचंद्र को पराजित कर दिया। इसने अधीनता स्वीकार कर ली, इसे राय रायन की उपाधि प्रदान की, राय रायन, और इसे एक प्रदेश भी प्रदान किया था, नवसारी का प्रदेश, यानी नवसारी की जागीर प्रदान की अलाउद्दीन ने। नवसारी कहाँ है? गुजरात में। तो इसे नवसारी की जागीर प्रदान की है, राय रायन की उपाधि प्रदान की है। ये दक्षिण भारत का पहला शासक है जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की है और दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ है, ठीक है। दिल्ली दरबार में उपस्थित होने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक है। अच्छा, मैंने वो उत्तर भारत का बोल दिया था, कानड़ देव, वो राजस्थान का, उसे हम राजस्थान का बोलेंगे, ऐसा कि राजस्थान का पहला शासक था जो कान्हड़ देव, जो दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ था। दक्षिण भारत का पहला कौन है? रामचंद्र देव, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये बात रही रामचंद्र देव के संदर्भ में। अब बात करें हम तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य, राजधानी क्या थी इसकी? वारंगल। और यहाँ का शासक कौन था? प्रतापरुद्र देव। अच्छा, प्रतापरुद्र देव के बारे में एक बात आप याद रखना कि इसे मुस्लिम इतिहासकारों ने लहरदेव कहा है। मुस्लिम इतिहासकारों ने प्रतापरुद्र देव द्वितीय को लहरदेव कहा है। जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया, अच्छा ये वारंगल, ये था काकतीय वंश का, काकतीय वंश आप याद कर सकते हो, काकतीय वंश, जिसकी रुद्रमा नाम की, जो क्योंकि इटालवी यात्री ने जिसका उल्लेख किया, रुद्रमा देवी यहाँ की शासिका तेलंगाना की थी, वारंगल की थी, जो काकतीय वंश की थी।
तो ये काकतीय वंश का था। प्रताप रुद्रदेव पराजित हो जाता है और अधीनता स्वरूप अपनी बड़ी मात्रा में धन भी बेचता है और धन के साथ अपनी सोने की बनी हुई मूर्ति जो लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई, उसके साथ कोहिनूर हीरा भी बेचता है। कोहिनूर हीरे का सबसे पहले उल्लेख यहीं पर आता है, जो गोलकुंडा की खान से मिलता है। तो इसने अलाउद्दीन को यानी अमीर खुसरो को भेंट किया है। वो अलाउद्दीन के लिए ही तो है, तो अलाउद्दीन को भेंट किया है एक प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रताप रुद्रदेव के पास था वो कोहिनूर हीरा। वर्तमान में कहाँ है? इंग्लैंड में है। चलो खैर ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अलाउद्दीन को पराजित करने वाला, अलाउद्दीन की सेना को पराजित करने वाला भी दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। ये बात ध्यान रखना है। और जो पराजित हुआ पहला वो कौन था? रामचंद्र देव। अधीनता स्वीकार करने वाला भी कौन था? रामचंद्र देव। शायद क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो होयसल, ये प्राचीन मैसूर राज्य के अवशेषों पर यानी कर्नाटक में होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र, और द्वार समुद्र को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? हेलीविड। हेलीविड नाम से जानते हैं। और होयसल का राजा कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय। देखो ये प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, वीर बल्लाल तृतीय था। जब मलिक काफूर ने वीर बल्लाल पर आक्रमण किया तो पांडे नरेश था वीर पांडे, उसने इसकी सहायता की थी वीर बल्लाल की। ये एकमात्र ऐसा अवसर होता है अलाउद्दीन के अभियानों के समय कि दक्षिण का कोई राजा किसी दूसरे राजा की सहायता करता है। तो कोई राजा कौन? वीर पांडे। किसकी सहायता करता है? वीर बल्लाल की, अलाउद्दीन के खिलाफ। बाकी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। चलो अब बात करें हम पांडे राज्य की। पांडे का मैंने अभी कहा शासक कौन था? वीर पांडे। तो दो भाई थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे, उनमें आपस में संघर्ष चल रहा था। शासक तो आप याद रखोगे वीर पांडे, और जो संघर्ष हो रहा था वीर पांडे और सुंदर पांडे में, तो मलिक काफूर या अलाउद्दीन की सेना ने किसका पक्ष लिया? सुंदर पांडे का। ठीक है, अब यहां वीर पांडे पराजित हो जाता है लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो आपसे पूछते हैं, यानी दक्षिण भारत का वह राज्य जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, पांडे राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा धन वो पांडे राज्य से ही मिलता है। पांडे राज्य को मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा है माब्बर। ये बात भी ध्यान रखना है, पांडे राज्य को मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा है? माब्बर। और प्रताप रुद्रदेव को क्या कहा है? लहरदेव। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सबसे पहला व्यक्ति जो दिल्ली दरबार में गया वो तो था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के अलावा दक्षिण भारत का जो दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ वो था वीर बल्लाल। रामचंद्र देव और वीर बल्लाल। ठीक है, तो वीर बल्लाल भी उसके दरबार में उपस्थित हुआ था इसामी के अनुसार। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये दो शासक दरबार में उपस्थित हुए थे। एक तो कौन? रामचंद्र देव। दूसरा कौन? वीर बल्लाल। पहला कौन सा है? रामचंद्र देव। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। चलो अब सबसे ज्यादा धन आर्थिक दृष्टि से सफल अभियान कौन सा था? पांडे राज्य। ठीक है, लेकिन पांडे राज्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब वापस जिससे शुरू किया था अलाउद्दीन ने, पहले भी शुरू, विजय दक्षिण भारत में देवगिरी से ही शुरू करता है, चाहे वो अपने चाचा के काल में, चाहे खुद शासक बन गया तब, और चाहे लास्ट में समाप्ति भी इसी पर होगी। ठीक है, देवगिरी पर ही। तो देवगिरी पर वापस आक्रमण किया। उस समय देवगिरी का शासक था सिंघन देव या शंकर देव। ये शासक था जो इस रामचंद्र देव का बेटा था। इसने क्या किया? रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और जो कर भेजते थे वो कर भेजना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका विवाह तय हुआ था, सगाई हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी। किसके साथ? उस देवल देवी के साथ। लेकिन देवल देवी को तो ले गए और वहाँ खिजर खान ने उससे निकाह कर लिया। खिजर खान अलाउद्दीन का बेटा था।
ठीक है, उसने उसे उसी के नाम पर तो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया था, खिजर खां के नाम पर ही तो, ठीक है। तो उस खिजर खां से विवाह कर दिया, तो इस बात से ये रुष्ट था, मैं उनको कर क्यों दूं जो मेरी मंगेतर को ही लेकर चले गए। तो कर देना बंद कर दिया। परिणामतः उसने वो सेना भेजी उसी मलिक काफूर के नेतृत्व में, और इस सिंगनदेव को न केवल पराजित किया, ये मारा गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक नया शासक बना देते हैं हरपाल नाम का, लेकिन साम्राज्य में देवगिरी को शामिल नहीं करते हैं, अपनी अधीनता में ही बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखो, यहाँ इन सबको जीता सबको है, लेकिन इनमें से एक ने अधीनता स्वीकार नहीं की, कि पांड्य राज्य ने। यहाँ से धन सबसे ज़्यादा मिला था। अब आपको कर्म में बस ये ध्यान रखना है, देते हो। अब कई बार तेलंगाना का नाम ना आकर वारंगल का आ जाता है, तो देवा हो, ठीक है। पांड्य लास्ट में पांड्य है, फिर पुनः देवगिरी है। बात समझ आ गई। ये जीतने का अलाउद्दीन का कर्म रहेगा दक्षिण राज्यों का। तो शायद मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दिक्कत होगी। अब हमारा बिंदु होगा अलाउद्दीन के समय में जो मंगोल आक्रमण हुए थे उनसे संबंधित बात करें। अलाउद्दीन खिलजी के समय के मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण, और देखो मंगोल आक्रमणों के क्रम में आपको क्या बात याद करनी है। शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं, ठीक है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। ये बात सबसे पहले तो किसके समय हुआ था? 1241 में बहराम शाह के समय पहला मंगोल आक्रमण हुई थी। अपनी चर्चा, क्योंकि रजिया ने, इल्तुतमिश और रजिया ने तो टाल दिए थे उनके। इल्तुतमिश ने तो चंगेज खां के आक्रमण को, रजिया ने हसन कारलुग नाम से था मंगोल नेता, उसके आक्रमण को टाल दिया था। और बहराम शाह के समय ताहिर बहादुर था, उसने आक्रमण किया। वो पहला आक्रमण था सल्तनत काल में मंगोलों का, जो कि यानी दिल्ली पर हुआ था, या दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य पर हुआ था, ठीक है। सबसे ज़्यादा आक्रमण होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण। दूसरी बात, ये जो मंगोल इसके काल में मंगोल आक्रमण भेजे, वो मध्य एशिया का एक शासक था दव्वा खां। दव्वा खां नहीं, दव्वा खां, याद रह जाएगा, दव्वा खां। क्योंकि पूछते हैं भाई सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए तो वो भेजे किसने थे? वो भेजने वाला शासक, सेनापति कौन भेज रहा था? तो मध्य एशिया का एक शासक था जिसका नाम था दव्वा खां, मंगोल शासक, इसने भेजे थे, ठीक है। 97 से लेकर 1306 तक 6 आक्रमण होंगे। अब 6 आक्रमणों में देखो, आपको पहले मैं बता रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं, फिर उसकी चर्चा करें। प्रथम आक्रमण ये होता है 1297 में, और इसका नेतृत्व करता है कादर, अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद में द्वितीय आक्रमण 1298, इसका नेतृत्व, जो मंगोल नेतृत्वकर्ता की बात कर रहा हूं मैं, साल्दी, ठीक है। फिर तृतीय मंगोल आक्रमण 1299 में, और इसका नेतृत्व करता है कुतलूग। फिर चतुर्थ मंगोल आक्रमण या चौथा मंगोल आक्रमण वो होता है 1303 में, 1303 में, और ये होता है तारगी के नेतृत्व में, तारगी, ठीक है। फिर पंचम मंगोल आक्रमण, पंचम 5 में, 1305 में। कबक और इकबाल मंदा, इकबाल मंदा, ठीक है। और छठा आक्रमण है, छठवां आक्रमण वो होता है 1306 में, बस ये लास्ट होता है।
और ये एक तो ताहिर बहादुर रहेगा, और इसमें एक मिनट रुको भाई, ये अली बेग और तरकत इसमें होंगे, इकबाल मंदा इसमें होंगे। कब? इसमें तो होंगे अली बेग और तरकत, अली बेग और तरकत, और इसमें होंगे कबक और इकबाल मंदा, इकबाल मंदा, ऐसे। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इनमें अलाउद्दीन के सेनापति कौन थे जो इनके खिलाफ थे? तो मुख्यतः यहाँ है जफ़र खां, यहाँ भी जफ़र खां, यहाँ भी जफ़र खां। मुख्य जफ़र खां का नाम तो आपने सुना ही है, मंगोलों के विरुद्ध मुख्य ये सेनापति था। जफ़र खां के बारे में शायद मैंने बताया था, इसे युग का हीरो या रुस्तम कहा गया है। यहाँ तक की कहावत प्रचलित थी कि मंगोल, अगर मंगोलों का घोड़ा पानी नहीं पीता तो वो ये कहते कि क्या तूने जफ़र खां को देख लिया जो पानी नहीं पी रहा है? कि मंगोल खां के घोड़े भी त्रस्त थे। इसका मतलब मंगोल तो कितने त्रस्त होंगे इससे। अंत में अलाउद्दीन इसे मंगोलों से ही मरवाता है, क्योंकि इसके साथ जब मंगोलों का आक्रमण होता है ये बड़ी वीरता से लड़ता है, और इतना आगे चला जाता है कि अलाउद्दीन सेना सहायता के लिए नहीं भेजता कि इन मरवा दो, क्योंकि उसके लिए दिक्कत ये देखो क्या है। अभी देखो एक 1299 में उधर उल्लूग खान ने, अलाउद्दीन के भाई ने जीता गुजरात को। तो गुजरात विजय की वाहवाही हुई रही थी कि इसने, इस जफ़र खान ने 1299 में पराजित कर दिया मंगोलों को, और मंगोलों को पराजित कर दिया तो अब उसकी वाहवाही ज़्यादा हो गई, उस पर पानी। कई बार क्या है, देखो आप मीडिया में कोई न्यूज़ चल रही है और नया मसाला मिलते ही क्या होगा, वो न्यूज़ बंद हो जाएगी और वो दूसरे वाली वो न्यूज़, ये लो साहब, कोई ना कोई ऐसी आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो अब यही हुआ कि चर्चा हो रही थी उल्लूग खां की, और अलाउद्दीन का भाई था। अब चर्चा किसकी हो गई, होने लग गई जफ़र खां की। तो अलाउद्दीन भी चिंतित था कि जैसे मैंने अपने अंकल का इलाज किया है वैसे जफ़र खां मेरा इलाज ना कर दे कहीं, इससे पहले ही इसका इलाज करवा दें। तो परिणामतः इसे मंगोलों से मरवाता है जफ़र खां को यहाँ पर। ठीक है, तो चलो खैर, इस अभियान में ये मारा भी जाता है। और यहाँ पर इस अभियान में सबसे बड़ी बात ये है, दिल्ली तक पहुँच जाती है मंगोलों की सेना। और इस अभियान में तो पहुँच ही नहीं जाती, इस अभियान में तो 2 महीने तक घेरे हुए रहती है। 2 महीने तक दिल्ली का घेरा रहता है मंगोलों का। और 2 महीने बाद, अब इस अभियान के दौरान देखो, पहले तो चित्तौड़ को जीत कर आया है, उधर फिर उसी समय दक्षिण भारत में हार कर आ गई सेना। देखो अलाउद्दीन में कितनी बुरी, लेकिन अगर अलाउद्दीन की जगह कोई और होता तो साहस टूट जाता। बड़ी मुश्किल से चित्तौड़ को जीत कर आया है, तो सेना पहले वहाँ से थकी हुई है। एक सेना दक्षिण भारत में, मलिक काफूर जो मुख्य सेनापति है वो मलिक सज्जू है, वो दक्षिण भारत में वहाँ हार गया। एक सेनापति, हालांकि मुख्य नहीं था मलिक सज्जू, लेकिन वहाँ हार गया। तो एक हार का कलंक तो लग ही चुका था, ऊपर से मंगोलों ने दिल्ली को घेर लिया, तो बड़ी विकट समस्या हो गई उसके सामने। लेकिन अलाउद्दीन ने इन सब आक्रमणों को विफल किया है। जबकि उसके, देखो अलाउद्दीन का मैं पहले ही बता चुका हूँ, अलाउद्दीन का मुख्य सलाहकार कौन था? अल्लाउल मुल्क, जो दिल्ली का कोतवाल था। देखो आपको ये, पहले तो आपको 2 कोतवाल, मैं बार बार कह रहा हूँ, बलबन केवल एक व्यक्ति की सलाह मानता था, दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन। अलाउद्दीन केवल एक व्यक्ति की सलाह मानता था, दिल्ली का कोतवाल अल्लाउल मुल्क। तो देखो अलाउद्दीन, अल्लाउल मुल्क याद हो जाएगा। फिर बलबन का बच गया, वो कौन हो गया? फखरुद्दीन, तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर अलाउद्दीन के संदर्भ में, अलाउद्दीन धार्मिक मामलों में सलाह लेता था बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से। तो ये बात आपको याद, तो अल्लाउल मुल्क ने उसको समझाया, जिसकी सलाह वो प्राय मानता था, कि कूटनीति से बातचीत द्वारा ही मंगोलों को भेजो, मंगोल बड़ी संख्या में हैं, सब कुछ तहस नहस कर देंगे। अलाउद्दीन ने कहा मरना ही है तो वीरतापूर्वक तो मरे कम से कम, भाई ऐसा कलंक लेकर क्यों मरे फालतू में। तो इसलिए मंगोलों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सबकी सलाह के विपरीत उसने लड़ने का काम किया, और परिणाम ये हुआ कि उसे जीत मिली।
ये चीज देखो, एक मिनट, लगभग इस आक्रमण के समय आप पूरी स्थिति देखोगे, इन दोनों आक्रमणों के समय, तो आपको यह लगेगा कि नामुमकिन कार्य को मुमकिन किया है अलाउद्दीन ने। इससे आपको एक सीख मिलती है, कोई कार्य नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है। क्योंकि यहां पूरे दिल्ली के अमीर जितने भी सेनानायक मलिक काफूर को छोड़कर, यानी मलिक काफूर जैसा अलाउद्दीन ने कह दिया वैसा ही करेगा। सब के सब ये चाहते थे कि साहब मंगोलों से शत्रुता नहीं ली जाए। वो इस समय उनका पलड़ा बहुत भारी है। उसके बावजूद भी अलाउद्दीन ने देखो, इस 3 वाले में चित्तौड़ में संघर्ष, उधर दक्षिण में सेना हार रही है, उधर दिल्ली को घेर लिया है मंगोलों ने, और वो भी 2 लाख से ज्यादा मंगोलों ने। भाई छोटा मोटा नहीं, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, और फिर भी इसने उनका मुकाबला किया है। इसका मतलब व्यक्ति का हौसला होना चाहिए, ये बड़ी बात है। बात समझ आ गई यहां पर? तो खैर, अब यहां तो ये तो जफर खां रहेंगे। अब इन सब में एक तो रहेगा गाजी मलिक। गाजी मलिक आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक तो उपाधि है इसकी, नाम है उसका तुगलक नाम है, उसी के नाम पर फिर वंश का नाम पड़ जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, गाजी मलिक और गाजी मलिक याद हो जाएंगे शायद। हाँ, बीच में एक में सहयोग, क्या नाम उसका, मलिक काफूर, वो बीच में रहेगा एक अभियान में, इसमें 99 वाले में और इन दोनों में। जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले ये इन दोनों में दिल्ली पर, इसमें दिल्ली के समीप और इसमें दिल्ली का घेरा, इन दोनों में। और इन दोनों में साथ में इस जफर के साथ में कौन रहेगा? काफूर भी, मलिक काफूर भी, इसमें भी काफूर, इसमें गाजी के साथ काफूर। क्योंकि जफर इस तीसरे अभियान में मारा जाता है, तीसरे अभियान में जफर मारा जाता है। यह बात भी ध्यान रखना है इस कुतलूग से संघर्ष करते हुए। अच्छा, एक बात देखो, मैं यहां लास्ट वाले में जाकर अटका और यहां तक कैसे नहीं अटका वो भी बताता हूं। यह मैंने ऐसे याद किया, कासा कुत्ता। अब यहां तक, अब ए भी सूत्र में कोई नहीं आ रहा, जना है उल्टा सुल्टा होगा ए पहली ए बाद में। बात समझ आ रही है यहां पर? तो आपको याद रह जाएगा, का सा कुत्ता। का मतलब कादर, सा का मतलब सालदी, कु का मतलब कुतलूग, ता का मतलब तारगी। बात समझ आ गई यहां पर? तो ये अलाउद्दीन के आक्रमणों के संदर्भ में, तो अलाउद्दीन के समय में अंतिम आक्रमण कबक और इकबाल मंदा के नेतृत्व में है। और अब देखो यहां पर इस आक्रमण के समय जब दिल्ली का घेरा डाल लिया था, तो अलाउद्दीन ने सोचा अब दिल्ली की सुरक्षा करनी होगी, तो उसने सिरी नाम का फोर्ट बनाया। अभी हम चर्चा करेंगे। तो श्रीनगर नहीं, सिरी नाम का नगर, सिरी, ऐसे चर्चा करेंगे। दिल्ली के समीप ही एक नगर बसाया और सिरी नाम का एक किला बनवाया। वहीं पर आगे हम चर्चा, जब स्थापत्य की चर्चा करेंगे, तो इसने जो 1000 सितून महल है या अल्लाही तालाब है ना, जमेद खाना मस्जिद है, उनकी चर्चा भी करेंगे उस संदर्भ में। तो ये बात रही अलाउद्दीन के मंगोल आक्रमणों से संबंधित। ठीक है, अब हम बात करें अलाउद्दीन के समय विद्रोह कौन कौन से हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह हुए उनकी बात करें। अलाउद्दीन खिलजी के समय के विद्रोह है। अब देखो, पहली बात, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह होते हैं मोस्टली होते हैं रणथंभौर अभियान के दौरान। रणथंभौर अभियान के दौरान, इसका मतलब 1301। और पहला जो विद्रोह होता है वो होता है 1299 में। भाई देखो, पहला विद्रोह तो आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? कि पहला विद्रोह तो उसी सेनापति का है, उसी सेनापति का। किस सेनापति का? मोहम्मद शाह का। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह भाग के गया था ना, तो वो विद्रोही तो है और क्या है, अपने मालिक के खिलाफ अरबी को सामान ले भागे है। अलाउद्दीन खिलजी के समय के विद्रोह है।
विद्रोह के संदर्भ में। अब बिंदु है विद्रोह। ठीक है, तो विद्रोह में अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन कौन से विद्रोह थे? प्रथम विद्रोह था 1299 में, 1299। ठीक है, 1299 में अलाउद्दीन की सेना गुजरात विजय के लिए गई थी। गुजरात विजय के दौरान 3 सेनापति थे, उल्लूग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह। तो वो जो मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह था उसने विद्रोह कर दिया और वहीं से वो हमीर के पास भाग गया था उसकी लूट का सामान लेकर। तो इसलिए यहाँ ये जो विद्रोह है वो है मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह का विद्रोह है। लेकिन इस विद्रोह का तो दमन इस रूप में कर दिया कि ये रणथंभौर गया था, रणथंभौर अभियान के दौरान ये मारा जाता है। ठीक है, 1301 में। तो इसलिए इस विद्रोह का दमन हो गया, यानी मोहम्मद शाह को 1301 में मार दिया। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला विद्रोह है, किसका विद्रोह था? मोहम्मद शाह का। कब? 1299 में। तो आपको पता है गुजरात विजय के दौरान ये भाग कर गया था। गुजरात विजय कब थी? तो ये तो याद हो जाएगा आपको, याद है शायद, क्लियर मेरे ख्याल से। अब मैंने कहा सर्वाधिक विद्रोह है रणथंभौर अभियान के दौरान। अब बता रहा हूं आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं वो रणथंभौर अभियान के दौरान होते हैं। रणथंभौर अभियान कब था? तो अब देखो, द्वितीय विद्रोह है उसी का भतीजा 1301 में, और उस भतीजे का नाम था अकत खां, जो उस समय वकील ए दर के पद पर था। दर तो दरबार में व्यवस्थापक की कह सकते हैं, दरबार का व्यवस्थापक संबंधी था, ये वकील दर के पद पर था। और इसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह नहीं कर दिया, इसने अलाउद्दीन को इतना घायल कर दिया कि इसने ये सोच लिया कि ये मर गया, और ये सोचकर इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन मरा नहीं था, ये उसकी भूल थी। तो ये क्या सोच रहा था कि जैसे अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की थी वैसे मैं अपने चाचा का काम सल्टा देता हूँ। इसने तो अपनी ओर से सल्टा ही दिया था, लेकिन ये अलाउद्दीन था, ऐसे थोड़ी मरने वाला था। तो इस विद्रोह का भी दमन कर दिया, अकत खां के विद्रोह का ही। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये भतीजा था उसका। ठीक है, फिर तीसरा विद्रोह है, तीसरा विद्रोह है ये भी 1301 में। अलाउद्दीन के 2 भांजे थे। ठीक है, 2 भांजे थे, एक का नाम था मंगू खां, इसको मुंगू खां भी बोलते हैं, मंगू खां या मुंगू खां जो भांजा, और एक का नाम था, एक मिनट, ये मंगू खां कहाँ का सूबेदार था देखते हैं। मंगू खां तो था अवध का, और बदायूं का था उमर खां। उमर खां दोनों ही भांजे थे। ये उमर खां तो था बदायूं का सूबेदार, और ये मंगू खां था अवध का सूबेदार। ठीक है, तो ये दोनों, ये अकत खां तो था भतीजा, ये दोनों थे भांजे, और इन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन इस विद्रोह का भी अलाउद्दीन खिलजी ने दमन कर दिया। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना आप कि ज़्यादातर ये पूछते हैं अवध के सूबेदार मंगू खां का विद्रोह कब हुआ? 1301 में। उमर खां का जो बदायूं का सूबेदार है विद्रोह कब हुआ? 1301 में। जबकि अकत खां का कब हुआ था? इसका भी 1301 में। और मोहम्मद शाह का कब हुआ? 1299 में। ये तो याद हो जाएंगे। तो अब यहां देखो, ये 3 विद्रोह हैं जो रणथंभौर अभियान के दौरान हैं। 3 विद्रोह, 2 ही लिखे हैं मैंने, लेकिन देखो ये 2 भांजों के हो गए ना अलग, क्योंकि ये एक साथ होते हैं लेकिन जगह अलग अलग है दोनों की। बात समझ आ रही है यहाँ पर? तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखना है। और फिर चौथा विद्रोह है, इसको आप 5वां बोल सकते हैं या चौथा बोल सकते हैं। ये है हाजी मोल्ला का विद्रोह है, जो लगभग, क्योंकि उसका एग्जिट काल प्राय नहीं मिलता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, हाजी मोल्ला का विद्रोह है। यहां ध्यान ये रखना, सिद्धी मोल्ला का विद्रोह तो किसके समय हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के समय। हाजी मोल्ला का विद्रोह किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, तो हाजी मोल्ला का विद्रोह है। और ये बात बिल्कुल एकदम से
दिमाग में बैठा लेनी है कि सिद्दी मौला यानी जलालुद्दीन, हाजी मौला यानी अलाउद्दीन, ये बात ध्यान रखनी है। बस अब ये बात बता चुका हूँ कि रणथंभौर अभियान के दौरान सबसे ज़्यादा विद्रोह हैं ये, फिर इसके क्योंकि छोटे मोटे और भी हैं, लेकिन मुख्य विद्रोह ये हैं जो स्वयं को शासक भी बनाना चाहते थे। अब अलाउद्दीन ने इन विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया, 4 अध्यादेश जारी किए। अमीरों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए या विद्रोहों को समाप्त करने के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। अब वो 4 अध्यादेश कौन कौन से थे? 1, अमीरों की संपत्ति जब्त करना। संपत्ति जो भी किसी भी रूप में अनुदान में दी गई हो, चाहे धार्मिक अनुदान हो या राजस्व के रूप में अनुदान दी गई हो, तो वो अनुदान आदि जब्त करना, एक काम तो ये किया इसने। दूसरा, मद्य निषेध, दिल्ली में मद्य निषेध लागू कर दिया। मद्य निषेध यही नहीं, बदायूं के बाहर तो उसने एक कुआं बनवा दिया कि जो भी शराबी हो उसको कुएं में धकेल दो, कुआं में गिर दो, दोबारा बाइक कोशिश ही नहीं करे। तो इसने मद्य निषेध, शराब आदि पर प्रतिबंध, क्योंकि इसे पता था कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो अवांछित गतिविधियों में हिम्मत कब करेगा, जब पैग लगाएगा तब। इसलिए विद्रोह की, अन्यथा उसका साहस नहीं होगा। भाई वो ऐसे साहस अलाउद्दीन खिलजी के सामने ऐसे सामान्य परिस्थिति में साहस करने की हिम्मत नहीं होगी। वो साहस करने के लिए क्या करेगा, साहस को जुटाएगा। तो आपका सहयोग लेगा वो कैंटीन से, उस समय ऐसा करेगा। और फिर जाकर तो इसलिए उसने शराब आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, मद्य निषेध प्रतिबंध। फिर तीसरा उसने क्या किया, गुप्तचर प्रणाली को सुदृढ़ किया। गुप्तचर प्रणाली को सुदृढ़ किया, ठीक है। गुप्तचर प्रणाली, ताकि बरीद, मुनहिया और बरीद कहा जाता गुप्तचरों को, तो गुप्तचर प्रणाली को सुदृढ़ किया। अपने बरीद हैं उनको अमीरों के पीछे लगा दिया कि कोई अमीर क्या बात करते हैं उन पर। फिर सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध, उसे पता था कि हमेशा ये जब भी इकट्ठे होंगे, दावत होगी, तो दावतों के समय ये ज़्यादा 3-5 करेंगे, योजना बनाएंगे, दावतों को बंदी कर दो। कोई भी आपस में बर्थडे की पार्टी कभी नहीं मनाएगा, किसी को नहीं बुलाएगा, तो ये पार्टी सार्टी सब बंद कर दी। विवाह समारोह भी होंगे तो पहले अनुमति लेगा कि किस अमीर ने अपने पुत्र या पुत्री का वैवाहिक संबंध किसके यहाँ तय किया है, पहले मुझे बताओगे। मुझे नहीं, अलाउद्दीन को, ठीक है। वो ये बात कह रहा है। तो यहाँ क्या है, सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध, सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध और विवाह आदि की अनुमति, विवाह आदि की अनुमति, कि इनकी अनुमति लेनी होगी। विवाह को प्रतिबंध तो नहीं किया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। अनुमति, भाई वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं तो ताकि उसे पता रहे कि कौन कौन सा अमीर आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि वैवाहिक संबंधों से भी तो वो रिश्तेदार बन रहे हैं ना, तो मेरे खिलाफ कोई मोर्चा न बनाए। इसलिए उसने ये 4 अध्यादेश जारी किए, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ये इन के दमन के लिए एक प्रकार से, यानी अमीरों पर नियंत्रण के लिए। अब देखो, आपको एक बड़ी बात ये ध्यान रखनी है, अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, देखो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला तो रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। हो सकता है हम तुगलक के समय चर्चा करें कि ना करें, वो अलग बात है, आपको यहाँ ध्यान रखनी है। वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और मुगल काल में औरंगजेब। देखो अकबर तो क्या करता है, वेश्याओं के लिए एक नगर बसाता है, अलग से नगर, उसको शायद शैतानपुर या ऐसा कुछ नाम देता है, अलग नगर बसाता है। और औरंगजेब है वो उन पर प्रतिबंध लगाता है। तो मुगल काल में औरंगजेब प्रतिबंध लगाता है और सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी। तो वेश्यावृत्ति पर अलाउद्दीन खिलजी, सती प्रथा पर प्रतिबंध मोहम्मद बिन तुगलक, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा अलाउद्दीन के दरबार में ये बात भी, जो जैन विद्वान थे, एक का नाम था महासेन, पूर्णचंद और रामचंद्र सूरी। महासेन,
पूर्णचंद, रामचंद्र सूरी, ये जैन विद्वान थे उसके दरबार में। क्योंकि देखो बड़ी बात यह है कि अलाउद्दीन धार्मिक मामलों में मुगीसुद्दीन की सलाह लेता था, ठीक है। हालांकि धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, क्योंकि उसने उल्लेमा वर्ग के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, इसलिए धर्म को राजनीति से दूर करने वाला, उल्लेमा वर्ग के नियंत्रण को हटाने वाला पहला सुल्तान था, हस्तक्षेप नहीं करने दिया। लेकिन जैन विद्वान भी थे उसके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी थे, हमें चर्चा करनी है लेकिन वो याद करने हैं, ठीक है। तो इनका महासेनकार, इनका नाम याद करना भी है, पूर्णचंद और रामचंद्र का नाम याद करना है आपको, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखो अलाउद्दीन ने क्या किया, जो देवगिरी 1306 में जीता था ना, देवगिरी 1306 में, उस देवगिरी विजय के बाद ही मलिक काफूर को नायब का पद प्रदान कर दिया 1307 में। और नायब का मतलब क्या होता है, सुल्तान का प्रतिनिधि। तो अब वो सुल्तान का प्रतिनिधि बन गया। धीरे 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 उसने शक्तियां इस प्रकार से, अंत में अलाउद्दीन जब बीमार हो गया, वृद्ध था, बीमार हो गया, तो पूरी शक्तियां किसके पास चली गई, मलिक काफूर के पास। अब देखो जब मलिक काफूर के पास शक्तियां चली गई तो मलिक काफूर ने, अब अलाउद्दीन तो बीमार था, उसकी सेवा शुश्रूषा करने का काम मलिक काफूर ही कर रहा था। और मलिक काफूर जब सेवा कर रहा था उसकी, तो उसने उसके कान भरने शुरू, क्योंकि उसने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि मलिक काफूर के अलावा अगर उसे कोई दवाई भी देगा, इसका मतलब वो जहर दे सकता है, खुद की उसकी पत्नी भी। बात समझ आ रही है? इसलिए पत्नी को भी पास नहीं आने दिया अलाउद्दीन की को। अब देखो यहां एक विचित्र मोड़ आएगा अभी। अब यहां उसने क्या किया, ये कहना शुरू कर दिया कि खिज्र खां भी आपको मारना चाहता है, बेटा है ना, आपकी जो बेगम है, मुख्य बेगम, नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, कि वो भी आपको मारना चाहती है। सबके बारे में ऐसा कहना शुरू कर दिया। तो परिणामतः वो किसी पर विश्वास नहीं करता। और अंत में कई बेटों के बारे में तो यहां तक कि वो आपके बेटे आपके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, राजा बनना चाहते हैं, तो अलाउद्दीन ने स्वीकृति दे दी कि सबको कैद करके जेल में डाल दो। तो एक एक करके सबको, किसी को कहाँ कैद में भी डाल दिया उसने। अब क्या किया, जो ही अलाउद्दीन की मृत्यु होती है, अलाउद्दीन के बेटों को सल्टा देता है। लगभग को एक बेटा तो इसलिए जीवित बच जाता है कि उसे अलाउद्दीन ने पहले ही, अलाउद्दीन के समय में ही वो जेल में था और उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और एक बेटा 6 साल का ही रहता है, छोटा शिशु, जिसका नाम रहता है सिहाबुद्दीन उमर, सिहाबुद्दीन उमर खिलजी। तो जो ही अलाउद्दीन की मृत्यु होती है, वो क्या करता है, उस सिहाबुद्दीन उमर खिलजी का संरक्षक बन जाता है। लेकिन वो संरक्षक बनने से संतुष्ट नहीं था। अब उसने क्या किया, तो यहां एक बात ध्यान रखना कि अलाउद्दीन की मृत्यु के जस्ट बाद वो सुल्तान किसको बनाता है, सिहाबुद्दीन उमर खिलजी को। अगर क्रम में आए, प्राय ये क्रम में नहीं आता है, लेकिन इस शिशु को सुल्तान स्वयं संरक्षक बन गया। अब वो ये सिहाबुद्दीन उमर खिलजी रामचंद्र देव की बेटी थी, जिसे अलाउद्दीन ने निकाह किया था। देवल देवी नहीं है, वो तो कर्ण की बेटी थी। अभी देखो मुझे नाम ध्यान नहीं है उसका, थोड़ा सा नाम विस्मृत हो गया। अब देखो यहाँ ने कि रामचंद्र देव की बेटी थी और उससे अलाउद्दीन ने निकाह किया था, उसका बेटा था ये सिहाबुद्दीन उमर, ठीक है। अब इसने क्या किया, मलिक काफूर ने, वो अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहता है। मजबूत कैसे करे, तो उसे एक उपाय सुझाव दिया। उसने सिहाबुद्दीन उमर यानी सुल्तान की मां से विवाह कर लिया। अब आप ये मत सोचना कि साहब वो तो हिंजड़ा था और ये बात आपको, क्योंकि आपको पता है अभी समलैंगिक विवाह भी हो रहे हैं ऐसा। तो अब उसने क्या किया, उस सिहाबुद्दीन उमर की मां से विवाह कर लिया अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। और अब वो स्वयं सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन उसे ध्यान में आया कि अरे अलाउद्दीन का वो एक बेटा जीवित है। कौन सा बेटा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी जीवित है। तो मुबारक खिलजी को मारने के लिए उसने अपने
2 सेनानायकों को भेजा, सिपाहियों को, कि जाओ वो कैद में है, सल्टा दो उसको। सैनिक दौड़ता ही तेज गति से जा रहे हैं, और जो ही गए जाते ही उसको मुबारक खिलजी को पता चल गया, क्योंकि वो सुन चुका था मलिकापुर के बारे में कि इस एक एक करके भाइयों को सल्टा दिया है, तब मेरी बारी है। तो उसने दूर से ही कहा, मुझे पता है आप लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हो, लेकिन मारने से पहले मेरी बात सुन लो। बोला बोल, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? भाई हुक्म है हमारे मालिक का। आपका पहले मालिक कौन था? तो तेरे बाप हो, तुम्हारा पिता था, वो मालिक था। तो बताओ, मेरा पिता था आपका मालिक, तो मेरे पिता यानी मैं उसका पुत्र हूं, मेरे प्रति ज्यादा वफादार रहोगे या उस जो मेरे पिता का गुलाम था, नौकर था, उसके ज्यादा वफादार रहोगे? बोले हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वेतन वो देता है खाने को। कितना वेतन देता है? ज्यादा से ज्यादा 100 टंके देता होगा। माला थी उसके गले में, मुबारक खिलजी के गले में, मोतियों की। ये कितने की है? बोला साहबा तो बड़ी महंगी है। अभी तो मैं सिर्फ आपको यही दे रहा हूं, अगर आप मेरा एक काम कर दोगे तो मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपको फिर ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करना है? जिसने आपको भेजा है उसी को जाकर मार दो। दोनों भाग्या बैठे हुई और जाकर मलिकापुर को कापी कापी कर दिया, और सुल्तान बन गया कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। प्राय इसका नाम इतना ही आता है, मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी। ठीक है। अब देखो, ये तो अलाउद्दीन की मृत्यु कब होती है? 1316 में। तो ये तो सिर्फ 1316, बस इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि थोड़े समय के लिए बना है। ये 1316 से 20 तक, क्योंकि अंतिम है ना, 1316 से 20 तक शासक बनते ही अब तक। बोले खलीफा कौन होता है? खलीफा मैं ही खलीफा, जैसे बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। किसी खलीफा से मान्यता नहीं ली, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। एकमात्र सुल्तान है दिल्ली का जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। पहली बात ये ध्यान रखना। अच्छा, केवल इतना नाम आता है मुबारक खिलजी इसका। जब भी कभी आपके ऑप्शन में आएगा तो मुबारक खिलजी नाम आएगा। ठीक है। तो एक तो स्वयं को खलीफा घोषित किया, खलीफतुल लह की उपाधि धारण की थी इसने, जिसका मतलब होता है स्वयं खलीफा। ठीक है। तो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया इसने। एक बात बड़ा अजीब था, दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आता था कभी कभी। अभी हंसो मत, कभी कभी उनकी भी जरूरत नहीं समझता था। तो इसलिए अगर आपके ऐसा आए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर या नग्न अवस्था में आता, वो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो बड़ा नया विचित्र तो है ही ना। तो ये इस प्रकार का। फिर इसी ने, मैंने आपको बताया था कि देवगिरी को जीतता है। ये देवगिरी को जीतता, खुद जाता है देवगिरी को जीतने के लिए, देवगिरी को जीत लेता है, उस हरपाल को पराजित कर देता है और देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। अब तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में दक्षिण के किसी राज्य को मिलाया नहीं था। तो इसलिए सबसे पहले जहां दक्षिण का यानी किसी दिल्ली सुल्तान का आक्रमण हुआ, दक्षिण का क्षेत्र वो कौन सा था? देवगिरी। सबसे मिलाया जाने वाला भी देवगिरी था। देखो 3 चीजें आपको। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत काल में आक्रमण हुआ देवगिरी पर जलालुद्दीन के समय। ठीक है। अलाउद्दीन ने भी सबसे पहले दक्षिण के किस राज्य को जीता? देवगिरी को। आक्रमण तो तेलंगाना पर किया था लेकिन वो तो विफल था, देवगिरी को। और सबसे पहले मिलाया भी कौन सा जाएगा? देवगिरी। मिलाने का काम करेगा। देखो सबसे पहले आक्रमण तो हुआ था जलालुद्दीन के समय, फिर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था
तो अधीनता स्वीकार करने वाला पहला देवगिरी वो अलाउद्दीन के समय, और मिला लेता भी है देवगिरी को कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो देवगिरी को 1318 में देवगिरी को जीतकर उसका नाम तो कर देता है कुतुबाबाद। कुतुबाबाद अपने नाम पर, कुतुबुद्दीन नाम है ना, तो कुतुबाबाद, और इसको जीत लेता है और दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। किसको? देवगिरी को। और देवगिरी पहला, मैं बार बार ये बड़ा लिख रहा हूं, आप देख लेना ये थोड़ा सा, ठीक है। तो देवगिरी पहला सल्तनत का ऐसा, दक्षिण का पहला ऐसा क्षेत्र है, राज्य है, जिसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस समय यहाँ का कुतुबाबाद या देवगिरी का जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है उसका नाम है यकलकी खां। यकलकी खां। तो दक्षिण के किसी प्रांत का प्रांतपति जिसे बनाया जाता है वो पहला कौन है? यकलकी खां। नाम कर तो प्यारो है यकलकी, नाम बोलो हम भी, हाँ चलो खैर ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखनी है। निजामुद्दीन को औलिया से इसके अच्छे संबंध नहीं थे, तो इसलिए औलिया के लिए कहा भी औलिया को दिल्ली दरबार में आना होगा, नहीं आएगा तो उसे घसीट कर लाया जाएगा। ऐसा कहने वाला कौन था? मुबारक खिलजी। और वो अभी जलालुद्दीन की तो हम उसके, जलालुद्दीन का नाम है गैसुद्दीन की, तो अभी बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसके संदर्भ में ये बात याद रखनी है आपको, बस मुबारक खिलजी के बारे में यही बात याद रखो, बाकी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में, क्योंकि ये बड़ा विचित्र हो गया, दरबार में नर्तक भांड ये सब पूरा दृश्य, दरबार बिल्कुल उलट गया, अलाउद्दीन की नीतियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया, तो दरबार एक हंसी मजाक बन गया। उस बात का फ़ायदा उठाया एक व्यक्ति था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जिसे खुसरो शाह भी बोलते हैं, जो भारतीय मुसलमान था, पहले हिंदू था और फिर मुसलमान बनाया गया। सल्तनत में सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला एकमात्र दो व्यक्ति, देखो, एक तो इमामुद्दीन रेहान तो बना था नायब, वो भी पहले हिंदू था, जो बलबन का प्रतिद्वंद्वी था नासिरुद्दीन महमूद के समय। नायब पद पर जाने वाला भारतीय मुसलमान था इमामुद्दीन रेहान या रायहन, और सुल्तान बनने वाला भारतीय मुसलमान था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह बोलते हैं इसको, खुसरो शाह, जो 1320 में इसको तो मार देता है। किसको? मुबारक खिलजी को। मारा भी बड़ा सुबुगला तरीका हूं, और इसको तो मार देता है। ये शासक बन जाता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण करता है ये। आपसे पूछ सकते हैं स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला तो कौन था? और पैगंबर का सेनापति नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, ठीक है। ये भारतीय मुसलमान था, एकमात्र सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो भारतीय मुसलमान था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह है। केवल इतना नाम ही आ सकता है, खुसरो शाह है। जैसे इसका मुबारक खिलजी इतना आता है ना, इतना नाम भी आ सकता है। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। ये लो साहब, बस यहीं तक रहता है खिलजी वंश। उसके बाद में इसको मारकर गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक एक नए वंश की स्थापना कर देता है, वो होता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।